के रूप में कहें या कोई भी शब्दावली इसको नाम दे सकते हैं, क्योंकि पिछले एक सप्ताह से जब से ये मामला जो जासूसी का मामला है, हमारे जो विभिन्न ऑर्गन्स हैं, जो हमारे स्तंभ हैं हमारी व्यवस्था के, उस सारी व्यवस्था के जो अंग हैं वो पहली बार इस जासूसी प्रकरण से उनमें भारी उथल पुथल है। और ये मेरी नज़र में जो आज़ादी के बाद का जो इतिहास है, अंग्रेज़ों के ज़माने में तो सब कुछ होता था, लेकिन जब हमारी अपनी सरकार आई, अपना संविधान भारत में लागू हुआ और हमारे संविधान में जो व्यवस्था दी गई, विधायिका को, कार्यपालिका को, जिनको हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, और एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ताकि सबको न्याय मिले हमारी व्यवस्था में, और एक इंडिपेंडेंट मीडिया जो देश की एक आबादी को, देश के लोगों को सूचनाओं का प्रभाव लोकतांत्रिक ढंग से हो, इसके लिए मीडिया, एक स्वतंत्र मीडिया की परिकल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की। और ये तय किया, ये परिकल्पना थी कि जब तक एक स्वतंत्र मीडिया नहीं होगा देश में, तो ये लोकतंत्र सही ढंग से नहीं चल सकता। क्योंकि लोकतंत्र को सही ढंग से चलाने के लिए जो हमारे जो सिस्टम है, संविधान के अनुसार जो भी हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के जो अंग हैं, उनको डेमोक्रेटिक ढंग से काम करने के लिए ये जरूरी है कि हमारे यहाँ एक स्वतंत्र मीडिया हो। लेकिन जो पेगासस, जो जासूसी प्रकरण में जो खुलासे आए हैं और दिनों दिन आ ही रहे हैं, अभी उसकी गति आगे बढ़ी रही है। मैं श्री संजय कपूर जो महासचिव है एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया के, उनसे निवेदन करूंगा वे मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। श्री संजय कपूर। तो साथियों, तो मैं ये जो चीज़ है, जो घटनाएं घटी हैं हमारी नज़र में या मीडिया की नज़र में या देश की नज़र में, हम सब जानते हैं कि जो जिन जहाज़ों में हम बैठते हैं, विमानों में बैठे हैं, तो उन विमानों में दो इंजन हो करते हैं। एक तो मेन इंजन होता है, फिर एक इमरजेंसी इंजन होता है। लेकिन हमारी जो व्यवस्था है, हमारी जो सिस्टम है, उस सिस्टम के 4 अंग हैं। उस सिस्टम में जो पार्लियामेंट है, विधायिका जिसको बोलते हैं, उस सिस्टम में एग्जीक्यूटिव है जिसमें जो कार्यपालिका है, तीसरा हमारी स्वतंत्र जुडिशरी है, और चौथा हमारा मीडिया तंत्र है। तो ये जो 4 इंजन है, हमारे जो सिस्टम है, हमारे जो लोकतंत्र है, हमारी जो डेमोक्रेसी है, उसमें ये जो चारों अंग हैं, वो चारों अंग, अगर एक भी अंग कमजोर हो जाएगा तो फिर वो व्यवस्था चल नहीं सकती है। तो मैं ये कल्पना कर रहा था, ये जो जासूसी का प्रकरण सामने आया और ये लगा कि कुछ भी चीज बचा हुआ नहीं है। पहले तो हम सुनते थे कि मोयली टेप कांड, चंद्रशेखर जी के जमाने में राजीव गांधी के घर पर जो जासूसी कांड, तो ये बड़े लिमिटेड होते थे और एक अंग दूसरे अंग के खिलाफ करता था। यहाँ ये हो गया कि एक अंग नहीं, चारों अंग जो है खतरे में पड़ गए। तो मैं उसकी परिकल्पना इस ढंग से कर रहा था कि श्री जयशंकर जी आए, प्लीज आगे आए। जयशंकर गुप्ता प्रेस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। तो मैं एक परिकल्पना कर रहा था कि एक विमान में अगर 4 इंजन हो और चारों इंजन फेल हो जाए, और वो चारों इंजन फेल हो जाएं, और तो वो आबादी के ऊपर जब वो विमान गिरेगा तो वो चारों इंजन भी गिरेंगे, वो भी बर्बाद होंगे, और जो आबादी, जिस आबादी के ऊपर वो विमान गिरेगा, वो आबादी भी उस विमान के मलबे में या उसकी आग से मारी जाएगी। तो केवल वो सिस्टम के जो अंग हैं, वो सिस्टम अकेली नहीं है। इस सिस्टम से जो पीड़ित होगा, जो विक्टिम होगा, जो प्रभावित होगा,
वो हमारी जो जनता है, आम जनता है, जिस जनता को सामाजिक न्याय की जरूरत है, जिसको सूचनाएं चाहिए, जिसको तमाम तरह के जो 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 चारों हमारे अंग हैं, जो पैरामीटर है हमारे सिस्टम के, उन सिस्टम से उसको वो जनता गवर्न हो रही है। तो मैं हमारे जो वक्ता हैं, मैं परिचय करा दूं। MK बेनू साहब हैं, जो संस्थापक संपादक हैं देववायर के। उसके बगल में मेरे राइट हैंड पे मृणाल पांडे जी हैं, जो प्रसार भारती बोर्ड की चेयरमैन रही और इस समय नेशनल हेराल्ड ग्रुप की एडिटोरियल डायरेक्टर हैं। प्रेम शंकर झा साहब हैं, हमारे वेटरन। जब हम बड़े हुए और हमने अखबार पढ़ने शुरू किए, तब से उनका नाम जानते हैं। प्रेम शंकर झा साहब वेटरन जर्नलिस्ट हैं। और मेरे विनीता पांडे जी हैं, IWPC जो महिला प्रेस क्लब है उसकी अध्यक्षा है। संजय कपूर साहब हैं, संजय कपूर जी एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया के महासचिव हैं। और जयशंकर गुप्त जी जो एक्रीडेटेड PIB के एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट हैं, उनकी बॉडी के अध्यक्ष हैं। तो मैं आप सभी का स्वागत करूंगा। मैं लूथरा साहब एक दो चेयर लगा दें। मैं संतोष भारती साहब और SN सिन्हा साहब से भी अनुरोध करूंगा कि वो 2 चेयर और लगाएं बेटे। तो मैं बात को आगे बढ़ाते हुए मैं सभी वक्ताओं से ये आग्रह करूंगा, हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि अपनी जो बात है वो 5 से लेकर के 7 मिनट, पहले मैं 5 मिनट ही मान के चल रहा था, लेकिन मैं 5 to 7 मिनट में और बड़ा जिस्ट के साथ में, ताकि हम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं हम लोग भी लाइटन हो। और दूसरा ये है कि जो हालात हैं इस समय, उन हालात में हम लोगों के सामने क्या विकल्प है और क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए हम लोगों को। मैं आग्रह करूंगा कि आप सब लोग उसमें प्रकाश डालें। और हमारे साथ ऐसे भी है, मैं कल कुछ लोगों से बात कर रहा था शाम को कि उन्होंने कहा कि किनको बुलाया है। मैंने कहा एक तो मैंने उनको बुलाया है जो विक्टिम हुए हैं डायरेक्टली, जो सीधे तौर पर विक्टिम हुए हैं, और एक उनको बुलाया है जो विक्टिम होने वाले हैं। तो विक्टिम कोई भी हो सकता है, हम सब लोग उसके शिकार हो सकते हैं। तो मैं MK बेनू साहब जिनकी भी जासूसी हुई है, मैं चाहूंगा कि वो इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएं और हम लोगों को बताएं कि एक अपना फर्स्ट हैंड अकाउंट दें, क्योंकि वो खुद ही विक्टिम है। तो हम विक्टिम की जुबानी हम कुछ बातें समझने की कोशिश करें। MK बेनू साहब। Actually, I don't like the word victim because I don't feel like a victim since this government. This is not the first time that this government has launched such an assault on media in general. So, I mean, we launched the Wire. I, Siddharth Vandarajan, and Siddharth Bhatia, 3 of us. And we launched Wire in 2015, mid 2015, and and I must say in the last 6 years we've got tremendous goodwill from people. We have Prem Shankar Jai sitting here. He's one of our regular contributors, our philosopher guide also. He'll also tell you a lot about what's going on in the media. मैं जो पेगासस ये जो एपिसोड है इसको एक कंटिन्यूम में देखता हूँ। जिस तरह ये सरकार का जो रवैया मीडिया की तरफ रहा है, और जैसे अभी उमाकांत बोल रहे थे कि जो डेमोक्रेसी का एक पिलर है, अभी तो सारे इंजन खतरे में है, मगर ये जो इस वक्त हम इकट्ठा हुए केवल इंजन के बारे में बात करने के लिए। तो मीडिया, द असॉल्ट ऑन मीडिया has been particularly vicious and constant and unceasing, whether it is the center or whether it is UP government or whether it's other state governments. We have Mrinal Pandey ji sitting here, a veteran of Indian journalism. There was a sedition case against her also some time ago, a couple of months ago, if I'm not mistaken, again from the UP government. So what I'm saying is, I have not seen
in my 38 years in the profession, I came into the profession after emergency. So I think Prem Shankar and Manalji would be better able to compare the present situation with emergency. But in my view, this is not just undeclared emergency. This is in many ways worse than emergency, because emergency in its own way was an honest exercise. Indira Gandhi had no pretensions. She said that I am suspending the constitution and I am doing all this. Fine, but these people are. They maintain that they are maintaining they are observing all the constitutional niceties, but in practice, I think they are just they're pulverizing all the guarantees that have been assured to us under the constitution, and particularly media. And I see this Pegasus as part of that general trend where the journalists have been targeted the most. If you see the names so far, and I and Siddharth Varadarajan, my partner, my colleague, co-founding editor, I'll just briefly tell you. About 4 months ago, the Forbidden Stories, the French organization which promotes publication of such investigative stories, it encourages journalists who work in authoritarian regimes. They facilitate the publication of their stories and really sort of encourage them. So they first contacted us with the information that our telephone numbers, our phone instruments may have been compromised by Pegasus. So initially, I didn't believe it. So, and they requested me and Siddharth to get our phone verified. And for verification, we had to send it to Paris with the Amnesty Technology Lab, which works under very strict protocols established by the Citizen Lab in Toronto University. There's a Citizen Lab which is recognized in the West as a very important institution which has worked on basically deciphering the anatomy of Pegasus and countering it. In fact, it is their research which has enabled WhatsApp to file a case against NSO, the Israeli company which sells Pegasus to governments around the world, vetted governments, as they claim. So we gave our phones, and we initially I was hesitant. Siddharth was far more confident than me, I must admit. I said, why should I give my phone, the insides of my phone, to somebody else? They said, no, it's we will maintain full confidentiality. Our only purpose is to see whether your phone is infected by Pegasus. We gave it, and it was discovered that our phones were infected with Pegasus. And at that time, I don't think there was this French organization had even thought of a broader global media partnership with Washington Post, with Guardian, or with Le Monde and others. There are 17 countries, media in 17 countries eventually participate, because they must have sent numbers similarly to other countries also, journalists, media companies, and they verified. So our job was to verify all the lists. So this verification process of putting people to the telephone numbers and getting the reaction, etc. It took about 2.5 months. So Umakant says that I'm a victim, but it's true, I'm a victim, but I'm a happy victim because we are being victimized for speaking the truth, right? So that victimhood is acceptable. So Siddharth and I, we verified. Then there were others also whose telephone was sent for lab test. Among politicians, Prashant Kishore's telephone tested positive for Pegasus. Very late, on 14th July, the day after he had met Priyanka Gandhi and the Gandhi family. I think while he was talking to them, Pegasus might have been operational. So what I'm saying here is that this is a bigger issue. This is a far bigger issue than some journalists or some politicians or some judges, constitutional authorities their phones being sort of hacked. This is
the government's response so far has been that there is some international conspiracy to defend this government. I think this is a ridiculous argument. It is not about this government. It is not about BJP. This is about a global problem, the global problem is that this spyware manufactured by the Israeli company NSO is being sold to some now 40 plus countries, and worldwide there is a movement against how this is destroying their respective freedoms. It's a human rights issue, it's a freedom issue, it's a privacy issue, and the French government has already ordered an inquiry. The French government does not feel that there is some international conspiracy against France. I mean, they've understood this whole problem in the right perspective. They want to get to the bottom of it. Everybody who values citizens' rights, privacy, will set up an inquiry and get to the bottom of it. And we expect our government also to do that. It is not enough to say that we have not done it. If you have not done it, you are running this country, find out who has done it. It could be some other government, since this is sold to only governments. It could be some foreign government which is doing it, in which case it's a cyber attack on this country, right? So why is the Prime Minister and the Home Minister shying away from setting up an inquiry, simple independent inquiry? If you say that you have not done it, so let's have an inquiry. Let the journalists know who's doing it. Let the others also know. Let the judges, the businessmen. There are more names are coming out in the next 2 days, and activists. We should know who's doing this, And we have something unprecedented happened in this country. False documents have been posted in the computers of activists. Bhima Koregaon case. This is unprecedented. It never happened. Nobody. I don't think in this country people had this kind of sophisticated invasive technology, software capabilities. Where is this coming from? It is suspected it is coming from these people, It's Pegasus. It is linked to Pegasus. So, but even there, the government is refusing to do any inquiry, refusing to look at other possibilities that might have compromised India's. This is not about Bhima Koregaon victim or some journalists or some judges or Prem Shankar or Mrinalji. This is about India's national security, which is at risk. What sort of a relationship you have with the Israeli company, which is monitored by the Israeli government, Defense Ministry. Israeli military intelligence officials are part of that company. And as yet there is no clarity on what is the relationship between Indian government and this Israeli company. Yesterday the Israeli company has given a statement admitting that yes, some human rights violations are happening, using Pegasus being used for the wrong purposes. It's only meant for dealing with national security issues, high crimes, terrorism. But indeed it is being done used for other things. So we need answers. So that is about Pegasus. So today I've told Umakant that today the press club in a resolution he will elaborate it. We must demand an inquiry. If there is no inquiry, I think media bodies should be ready to go to courts. Top lawyers have said that this matter can be taken to courts. It is illegal. And it can also be taken, police case can be filed. According to Siddharth Luthra, a very senior lawyer who's worked with this government also, worked with Arun Jaitley. So we have to find out what is going on. So with this, I will end my presentation, and I request others to please. Dhanyavad, Umakant ji. Thank you, Venu. Respected Mrinal ji, Prem ji, my colleagues, Sinha, and others. मैं क्या कहूँ, पिछले 4 दिन हमारे पास कितने मैसेजेस आए, इसमें आधा लोग हमें तारीफ कर रहे हैं, वाह रे वाह रे वाह, you are wearing it now like a badge of honor, और बाकी लोग कह रहे बड़े बहुत खतरनाक, सतर्क रहो, तुम किससे बात कर रहे हो, तुम्हारा बीवी बच्चे से बात कर रहे हो, तुम्हारे सोर्सेस है जिसके साथ हम बात करते हैं, क्योंकि वो हमारे ऊपर विश्वास करते हैं कि उनका नाम हम सबके सामने नहीं प्रकाश करेंगे। तो मैं अपने व्यक्तिगत बारे में 2-4 बात करना चाहता हूँ, और जैसे वेणु ने कहा
मार्च महीना में अचानक हमें चेन्नई के एक जाने माने खोजी पत्रकार संध्या रविशंकर अचानक हमें फोन कर बोले तुमसे मिलना बहुत जरूरी है। तो उस दिन मैं दिल्ली का बाहर जा रहा हूँ, उन्होंने बोला नहीं हमें आना ही है, हमें समय दीजिए, मैं चेन्नई से आ रहा हूँ। तो मैंने बोला सुबह 6 बजे आ सकोगे? बोला हाँ आ जाऊँगा। उस समय मैं खुद सो रहा था, मैं पहुँच गया और मैंने से पूछा कि ये एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरबिडन स्टोरीज के लंबा एक लिस्ट है, उसमें आपका नंबर भी है। तो आप जैसे आपका ये मोबाइल फ़ोन मेरा आईफोन है, मैंने सोचा कि इसमें बहुत हमें सतर्क रहना चाहिए, सुरक्षित है बहुत। फिर भी उन्होंने बोला ये फ़ोन के अंदर जो भी सूचना है, आपके जितने डेटा है, फोटोज़ है, व्हाट्सएप मैसेजेस है, जिनके नाम है, हमारे साथ शेयर करोगे। जैसे वेणु ने कहा मैं भी घबरा गया, बोला आप कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे? मैं तो संध्या को ऊपर विश्वास किया और पेरिस से भी 2 व्यक्ति, फिनियस करके एक बंदा, वो भी हमारे साथ संपर्क किया। बोले देखिए आप चिंता मत कीजिए, आपका डेटा सुरक्षित रहेगा, सिर्फ हम उसको फॉरेंसिक एनालिसिस, इसका जांच करने के बाद हम फेंक दें। तो मैंने विश्वास किया। एक बार नहीं 2 बार मेरा डेटा, एक बार ऑनलाइन और एक बार फिजिकली इन्होंने देखा और फिर 1.5 महीना के बाद हमारे साथ संपर्क किया। बोला हाँ आपका फ़ोन इन्फेक्टेड था मार्च, अप्रैल, मई 2018 में। तो मैं उनसे सवाल पूछा कि कौन किया ये? तो बोला हमें मालूम नहीं है। तो बोले तुम्हें मालूम नहीं है? तुम्हें मालूम है कि ये इन्फेक्टेड हो गया, इन्फिल्ट्रेटेड हो गया, कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया? बोला हाँ ठीक, मगर हमारे पास कौन ये सब किया हमें मालूम नहीं है। तो एक सवाल हमसे पूछा कि 2018 में मई, मार्च, अप्रैल, मई में क्या लेखा, कौन सा आर्टिकल के ऊपर आप काम कर रहे थे? तो मैंने कहा कि उस समय मैं 2 लेख के ऊपर काम कर रहा था। एक और फेसबुक का असली चेहरा भारतवर्ष में क्या था, फेसबुक, व्हाट्सएप, इसके ऊपर मैं किताब भी प्रकाश किया 1 साल के बाद। और उस समय में धीरूभाई अंबानी जी, हमारे वो देहांत हो गए थे, धीरूभाई अंबानी जी का विदेशी जो संपत्ति है किस तरह से एक टैक्स हेवन एक जगह से दूसरी जगह ले गया था। और मैंने मुकेश अंबानी जी, अनिल अंबानी जी को हमने ईमेल भेजा, उनका जवाब नहीं मिला। तो मई 2018 में न्यूज़ क्लिक में ये पूरा लंबा लेख आ गया, ये आप पढ़ सकते हैं। तो हमें मालूम नहीं इसके लिए क्यों जासूसी का क्या जरूरत था। एक बार एक लेख छप जाता है, एक किताब छप जाता है, सबके सामने है। तो अभी भी हमें मालूम नहीं क्यों हमारे फोन के ऊपर ऐसे जासूसी हुआ है और अभी भी हो रहा है कि नहीं। मैं 3 सवाल उठाना चाहता हूं। सरकार हाँ भी नहीं कह रहे, ना भी नहीं कह रहे। एनएसओ कह रहे हैं हमसे सरकारी संस्था को ये सॉफ्टवेयर बेच सकता है। तो कौन है हमारी सरकार में? ये तो सरकार को ही मालूम पड़ेगा। ये आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, एनआईए है, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, या RNAW रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, हमें तो मालूम है। और बहुत सारी संस्था है। तो मैं सिर्फ सवाल उठ रहा हूँ कि देखिए आप है भारत सरकार का एक संस्था, आप मेरा पैसा, उमा जी का पैसा, वेणु का पैसा हम लोग कर देते हैं। वी आर द टैक्स पेयर्स ऑफ दिस कंट्री। हमारे पैसा आप खर्च कर रहे हैं ये जासूसी सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए। हमें क्या हक नहीं है? मैं एक नागरिक होकर, मेरा एज ए सिटीजन मेरा कोई हक नहीं है आपसे सवाल उठाना कि मेरा पैसा किस तरह से खर्च कर रहे हैं, कौन खर्चा किया, कितना पैसा खर्चा किया? हम तो वेबसाइट पे बोल रहे हैं ये सॉफ्टवेयर अरबों डॉलर है। भूपेश बघेल जी कुछ और कह रहे हैं कि रमन सिंह के समय कोई आए थे पेगासस के लोग। क्या सच है क्या सच नहीं हमें मालूम नहीं। ये एक सवाल। दूसरी जो सवाल है, सरकार कह रहे हैं मैं गैर कानूनी काम कुछ नहीं किया। नो अनऑथराइज्ड यूज। ठीक है आपने अनऑथराइज्ड, इसका मतलब गैर कानूनी तरह से हमारे फोन क्या हो रहा है अंदर सुना, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप जरा हमें बताएंगे कौन आपको अनुमति दिया? ये गृह मंत्रालय के गृह सचिव आपको अनुमति दिया? मुझे जितना मालूम है होम सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको ऑथराइज करना पड़ता है। तो ये दूसरी सवाल। और तीसरी थी, सवाल नहीं है, एक टिप्पणी मैं करना चाहता हूँ। ये हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह, जैसे अभी अभी वेणु जी ने कहा, ये अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र देख रहे हो भैया। ये हजारों टेलीफोन का हैक हुआ है, ये 45 देशों में है, 17 मीडिया संस्था ने जांच कर रहे हैं। तो ये सब लोग क्या भारतवर्ष में मॉनसून सेशन शुरू होने के पहले में क्रोनोलॉजी आप समझ लीजिएगा, तो आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिएगा।
बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। कुछ मित्रों और बाहर मेरे सामने बैठे हुए मित्रों, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बातचीत का केंद्र सिर्फ भास्कर पर जो बातें पढ़े हैं वही रखती हूँ, क्योंकि और लोगों ने बहुत विस्तार से और बातों पर रोशनी डाली ही दी है। भास्कर समूह के साथ मेरा बहुत पुराना जुड़ाव रहा है। हम लोग मध्य प्रदेश में थे तब भास्कर कहा जाए तो हिंदी में एक स्ट्रगलिंग पेपर था, लेकिन उसने अब अपनी बहुत विस्तार कर लिया है और आज वो हिंदुस्तान के सबसे अधिक बिकने वाले अखबारों में से है। और उसका कहना है कि शायद वो दैनिक जागरण से भी अब तक आगे निकल चुका है। खैर उस समय हमको नहीं जाना है, लेकिन मुख्य बात ये है कि हिंदी के बड़े अखबारों में से लगभग अकेला दैनिक भास्कर ही है जिसने अभी तक सच बोलने का साहस किया है। बहुत सारे मुद्दों पर, बहुत सारी चीज़ों पर, इसमें से जासूसी का प्रकरण भी शामिल है, इसमें कोविड की मौतें भी शामिल हैं। गुजरात में, खासकर गुजरात में जो उनका दिव्य भास्कर संस्करण है, उसने तमाम तरह के जोखिम उठा के, आप जानते हैं कि गुजरात सरकार आलोचना को बहुत दूर तक नहीं सहन करती है। उन्होंने उसके बारे में खुल करके लिखा और खुल करके बताया कि जितना खबर दी जा रही है त्रसित और मौतों की तादाद उससे बहुत बड़ी है। ये सब देख सुन करके हम लोग जो पुराने अनुभवी लोग हैं, हम सबको लग ही रहा था कि अब कुछ न कुछ ज़रूर होगा। और आज पता चला है कि उनके सब अनेक ठिकानों पर ईडी के और आयकर वालों के छापे पड़े हैं, उसमें भी हम नहीं जाएंगे। लेकिन मुख्य बात ये है कि हिंदी के ऊपर बहुत सारे पाप हैं, ये बात सही है। राजनीति का हथियार बनने के बाद हिंदी में बहुत सारे दुर्गुण आ गए हैं, लेकिन एक बात अभी भी सही है कि हिंदी की पहुंच उत्तर भारत में सीधे गांव-गांव तक, कस्बे-कस्बे तक है, वो अंग्रेज़ी की नहीं है। जिस तरह से तमिलनाडु में तमिल है, बंगाल में बंगाली है, उसी तरह उत्तर भारत की हिंदी पट्टी में हिंदी अखबार है। और ये हिंदी पट्टी जो है, अनलाइक अदर वर्नाक्युलर, इसमें 11 राज्य शामिल हैं और ये सारे 11 राज्य सबसे अधिक आबादी रखते हैं और सबसे ज़्यादा तादाद में लोकसभा में इनके सदस्य जाते हैं। इसलिए उन तक सूचनाएं पहुंचाने का उत्तरदायित्व हिंदी के अखबारों का है। और इसीलिए अंग्रेज सिर पर तो अंग्रेज़ी के अखबारों को बिठाते रहे, लेकिन सज़ा वो हिंदी के अखबारों को भी तुरंत देते रहे। हालांकि ये चीज़ किताबों में बहुत कम छपी है कि किस तरह से जब नेशनल हेरल्ड के एडिटर गिरफ्तार हुए तो नवजीवन के एडिटर भी गिरफ्तार हुए, वो भी उतने ही दिन जेल में रहे। छापाखाना बंद कर दिया गया तो उससे जितना नुकसान हेरल्ड को हुआ उतना ही नुकसान नवजीवन को भी हुआ। इसी तरह से जितने भी हिंदी के पत्रकार मरे हैं उनकी तादाद बहुत अधिक है, शायद सबसे ज़्यादा है, लेकिन उनकी तादाद पर दुख व्यक्त किया जाता है, लेकिन उतने गौर से चर्चा नहीं है। इसके साथ ही हिंदी अखबारों में धीरे धीरे पिछले एक दशक से जो ख़ास तरह की वैचारिक रुझान दिखने लगी थी, ये सत्ता को खुश करने की और जबरन सच को छिपाने की रुझान दिखने लगी थी, उसकी तरफ हम कुछ सीनियर लोगों ने बार बार ध्यान खींचने की कोशिश की, लेकिन हिंदी अखबारों के रुझान और उनके प्रसार पर ध्यान नहीं दिया गया। और उससे ये नुकसान हुआ कि बहुत बड़ा तबका एक ख़ास तरह के भ्रम का शिकार हो गया। और ये भ्रम ऐसे ही नहीं हुआ, जानबूझ के प्लान किया गया, फैलाया गया। एम्बेडेड पत्रकारों के द्वारा हर तरह की मीडिया में इसकी शाखाएँ बनाई गई। और इस बीच में बहुत सारे अखबार, जब हम लोग 70-80 के दशक में मध्य प्रदेश में रहते थे, उस वक्त वहाँ का डोमिनेंट अखबार नई दुनिया था, जिसमें प्रभाष जोशी और राजेंद्र माथुर दोनों जने थे। पत्रकारिता में अपनी मिसाल थे। उस वक्त भी वहाँ भाजपा का समृद्ध का शासन हुआ था, भाजपा का भी शासन, लेकिन अभी भी इस तरह का दमनकारिता देखने में नहीं आई। इमरजेंसी की मुझे बखूबी याद है, हम लोग लंबे अरसे तक विदेश रह के तब भारत लौटे थे, साल भर हुआ था कि इमरजेंसी लग गई और सबने कहा मुझसे, सब रिश्तेदारों ने कि भाई तुम लिखना पढ़ना बंद कर दो।
तो अब ये तो ऐसे ही कि मछली से कहा जाए कि तुम पानी में मत रहो, पेड़ पर चढ़ जाओ, वो तो हो नहीं सकता था। बहरहाल इतना मैं बिल्कुल सहमत हूँ रेणु से कि इंदिरा गांधी में बहुत सारे दुर्गुण रहे होंगे, लेकिन उन्होंने खुल के इमरजेंसी लगाई और उसके बाद चुनाव की घोषणा की, और जब उनको पराजित घोषित किया गया तो उन्होंने उसको सिर पर रख के और ये स्वीकार किया कि हाँ, मैं कटी हुई थी लोगों से और इसका परिणाम हमको और हमारी पार्टी को भुगतना पड़ा है। औरतों के बारे में आप चाहे जो कहिए, लेकिन हम जब लड़ते हैं ना तो फिर हम अच्छी तरह लड़ते हैं, हम गुन 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 नहीं करते। तो ये इंदिरा गांधी में खूबी थी और उनमें ये भी ताकत थी कि उसके बाद वो वनवास में रहीं, बेलछी में हाथी में चढ़ के गई और धमाकेदार जीत के साथ वापस लौटी। तो मुझे आज ये लोगों में ये आत्मविश्वास नहीं दिखता जो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। अगर आत्मविश्वास होता तो क्या ज़रूरत थी कि मेरे जैसे लोगों को जो कि 75 साल की उम्र के हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, हम लोगों के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा आप लगाएं। इसके कोई मुझे तर्कसंगत कारण समझ में नहीं आता है। मामला विचाराधीन है, माननीय अदालतें तय करेंगी कि हमने राष्ट्रद्रोह किया कि नहीं किया, लेकिन दिस शोज अ सर्टेन लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी विच इज़ वेरी वेरी पजलिंग, क्योंकि जितनी बेपनाह ताकत आज केंद्र ने अपने हाथों में ले रखी है, उतनी ताकत तो कभी भी उसको लेने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी। इसके बाद भी अगर मीडिया को इस तरह से बार बार उसके ऊपर निगरानी रख, एक चीज़ और मैं कहूँगी आखिर में कि 2 शब्दों में भ्रम फैलाया जा रहा है हिंदी में। एक होता है शब्द अंग्रेजी का सर्वेलेंस और एक होता है स्पाइंग या हैकिंग। इन दोनों में अंतर है। सर्वेलेंस का मतलब है निगरानी, और हैकिंग को बार बार हिंदी अखबार निगरानी, सरकारी निगरानी, सरकार निगरानी रख रही थी संदिग्ध लोगों पर। निगरानी सब रखते हैं, हम भी सरकार पर निगरानी रखते हैं, इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है। लेकिन सर्वेलेंस और हैकिंग में अंतर है। सर्वेलेंस एक तरह से स्वीकृत है दोनों पक्षों द्वारा और उसके लिए कानून में भी गलियारे बने हुए हैं, लेकिन हैकिंग बिल्कुल गैर कानूनी है और इसलिए अगर हैकिंग हुई है तो वो गैर कानूनी है और उस पर जवाबदेही बनती है। अंत में मैं यही कहूँगी कि हिंदी के अखबारों से आप लोगों को ना चिढ़े हों या उनसे कितनी भी कुड़न हो, उन पर निगरानी भी रखिए और उनको बार बार चेताइए कि अगर सनम डूबे तो हम सब डूबेंगे, मतलब तुम अकेले नहीं रह जाओगे जो कमल के पत्ते पर तैरते रहोगे कृष्ण की तरह अंगूठा चूसते हुए, तुम भी डूबोगे। तो इसलिए हिंदी, अंग्रेजी, स्त्री पुरुष, लेफ्ट राइट, इस सब का भेदभाव इस वक्त भुला के अपने धंधे की साख को बचाने का समय है, इसलिए हम सबको एकजुट होना चाहिए। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले I think we need to understand the difference between Pegasus, government use of Pegasus, and other type forms of surveillance. क्योंकि सर्वेलेंस तो हमेशा से रही है। मैं आपको अपनी पर्सनल उदाहरण दूंगा हिंदुस्तान की। 1966 में मैं बाहर पढ़ के थोड़े दिन वहाँ काम करके मैं लौट के आया हिंदुस्तान, और मैं अपने पिताजी के साथ रहता था उस वक्त, और वो गवर्नमेंट पे बहुत सीनियर सिविल सर्वेंट थे। एक दिन कंप्लीटली इनोसेंटली किसी छोटी सी बात में इन्विटेशन को रिप्लाई करने के लिए कुछ पाकिस्तान के फर्स्ट सेक्रेटरी, पाकिस्तान हाई कमीशन के फर्स्ट सेक्रेटरी को मैंने इनके घर से ही फ़ोन किया कुछ कहने के लिए। मेरे पिताजी नज़दीकी में थे, उन्होंने सुना कि पाकिस्तान एम्बेसी को यहाँ से फ़ोन कर रहे हो, हमारे घर से, किस घर से? मैंने कहा कि इसमें क्या खराबी है? बस टेलीफोन कॉन्वर्सेशन छोटी सी चीज़, 2 मिनट बात की। मैंने कहा जो तुम्हें पता नहीं है, जर्नलिस्ट बन गए हो, कि एवरी सीनियर सिविल सर्वेंट्स फोन इज टैप्ड। I was shocked. ये टैप है, ये हमेशा सब जगह है और हमेशा रहेगा, क्योंकि हम सीनियर हैं, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल हैं। उसके बाद 3 साल तक जब मैं घर छोड़ के अपना घर लिया मैंने, मेरा फोन टैप था, और उस टैपिंग इतना बुरा हुआ करता था उस जमाने में कि जब कि आप फोन उठाते थे तो 1 सेकंड के बाद एक टिंग सी आवाज आती थी छोटी सी, और इसका कुछ मतलब नहीं था क्योंकि बहुत
प्रॉब्लम, फोन बड़े नजदीक थे उस वक्त, पर ये हमेशा जो पिंग आने लगी थी, मैंने और दोस्तों से पूछा ये क्या है, तो कहा कि मेरे में भी हो रहा है. So we journalists were also being tapped at that point in time. In my case, because I had made a phone call from my father's house for an office. About the same time, my servants told me, उन्होंने मुझे कहा कि कुछ लोग आए थे और पूछे थे हमें एक डॉक्टर साहब कि आप किन किन से प्रेम शंकर झा जी से मिलते हैं, कौन आते हैं, उनका आप लिस्ट रखिए और बताइए कितना खर्चा करते हैं और कितनी इनकी आमदनी है. तो जब डॉक्टर ने मुझे बताया तो मैंने कहा भाई पूरी आम बोल दो, क्योंकि इसमें कोई मुश्किल नहीं है, जितना जो बोलना चाहते हो सब बोल. मैं हंसा क्योंकि आई वॉज श्योर देन that the government was collecting information, but not with the purpose of victimizing you. It was collecting information, maybe too much information, too much intervention, too much probing into your personal affairs, but it was doing it for it is prescribed, a purpose prescribed by law, which is the security prevention. उसमें वो ठीक था. अब फर्क अभी ये है कि दो फर्क हो गए हैं. एक तो है कि as the methods of avoiding, telephoning has become more sophisticated, and as people have begun to use encryption in telephones and on the computers, the methods of surveillance have become more and more sophisticated also. Pegasus is the last step in this, and its main reason for its existence is the rise of WhatsApp and other similar encryption programs for mobile telephony. और इसका असर सबसे बुरा है क्योंकि उस जमाने में 1967 में शायद हिंदुस्तान में 200 लोगों में एक फोन हुआ करता था. आजकल 100 लोगों में 85 लोगों के पास फोन है. So it is a possibility of savage intrusion into people's personal lives, total oversight, like George Orwell's 1984, has become very real. और हिंदुस्तान में this the likelihood that this will be abused for the purposes of this government staying in power at any cost are much greater than anywhere else. In fact, they're very great indeed. इस पे मैं ज्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि Parindra has spoken, Venu has spoken, Mrinal has spoken. I will remind you that Dainik Bhaskar, Mrinal is linked, after its brief spurt of independence, has had 35 raids on it. 35. Well, I'll just repeat that also. This is typical. The fact that there are 40 journalists in the list of people who are under Pegasus, as far as we've found them so far, is also an indication of the importance that the government attaches to controlling public thought. But it goes beyond that. If you look at the people who are the spread of people who लोग पूछते हैं ना कि हम लोग पूछ रहे थे ये क्यों कर रहे हैं, क्या इनका मतलब है, इनकी गोल क्या है. तो असल में अगर आप देखें, there are Supreme Court judges, there are ministers of their own government, there are opposition leaders, there are aides to judges, there are aides to ministers, there are, of course, a huge number of judges. So there's only one common thing that binds all this together. The purpose of this espionage is to find ways of crushing opposition and crushing dissent. Civil society workers and journalists have been disproportionately attacked, targeted in order to crush dissent, and it is only one more part of an entire packet of measures that the government has taken to deprive us of our right to dissent, including the amendment of the Unlawful Activities Prevention Act. What you have talked, you have seen what has happened. People are in jail and have been kept in jail for years. Bhima Koregaon is a classic example of this.
the worst possible example, and it is that the purpose is revealed of Pegasus is revealed more by the insertion of fake documents into the computers of the people now in jail for the Bhima Koregaon alleged conspiracy than it is by the Pegasus itself. If you want to know what Pegasus will be used for, look at Bhima Koregaon. The purpose is the crushing of dissent and the perpetuation of the rule of this particular form of BJP. Remember, there has been another form under Vajpayee also, and I hope one day we'll go back to it. But this particular avatar of the BJP. I would like to conclude by saying one more thing, if I can remember what it is. Why crushing of dissent, and why is this so important? Why is this such a great danger, and why is it that we all have to fight it together? The political opposition, the journalists, all of us. The answer is because without dissent there can be no democracy. Isaiah Berlin, who was a great political philosopher, and gave a seminar course in Oxford that I attended in 1958. He once asked us, define democracy, and all of us gave different answers. And eventually, he said, look, all this is fine. I agree with some, I don't agree with some, particularly the Marxists who like to define it in the Hegelian way, which is very different from the liberal way. And he said, there is only one thing. Democracy is when people agree to replace the bullet with the ballot. But people will only use the ballot in place of the bullet if they are allowed the freedom of dissent with existing policies. If that is crushed, democracy will die, and if democracy dies in India, India will not survive. We will not survive as one nation. The threat today is to the entire nation and to its future. It's not democracy only at stake. It's not only journalists who are at stake. It is the future of India at stake. I want to end with that. Thank you very much. जासूसी प्रकरण जो सामने आया है, इसमें अभी तो सिर्फ 40 पत्रकारों के नाम आए हैं। आने वाले दिनों में कितने और नाम आएंगे ये कहना मुश्किल है। और सिर्फ पत्रकारों के ही क्यों, बाकियों के नाम भी आएंगे ही आएंगे। जैसा जो रिपोर्ट आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, हाई कोर्ट के जजेज हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन सब के नाम, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाम। और सबसे बड़ी बात है कि को शर्म भी नहीं आ रही है। हमारे जो मंत्री बने वो जिस समय पार्लियामेंट में बयान दे रहे थे, इसके बारे में कह रहे थे कि साहब हमने अवैधानिक रूप से, इलीगल ढंग से कुछ भी नहीं किया है। तो आप सीधे सीधे यही कहिए कि हमने वैधानिक रूप से किया है। तो कौन सा वैधानिक नियम है, कौन सा संवैधानिक नियम है, संविधान की कौन सी धारा है जो कहती है कि सरकार अपने नागरिकों की, अपने देश के पत्रकारों की, अपने देश के राजनेताओं की, न्यायविदों की जासूसी करवाए? ये कौन सा विधान है? ये भी आप नहीं कह पा रहे हैं। और सबसे मजेदार बात, हमारे देश में क्रोनोलॉजी एक्सपर्ट हैं हमारे गृहमंत्री जी। उन्होंने कहा क्या क्रोनोलॉजी है कि पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने जा रहा है और ये रिपोर्ट उद्घाटन हो रही है। यही वो सज्जन है जो पार्लियामेंट में कहा था इन्होंने कि साहब वो सीएए कानून जो है वो तो उसका क्रोनोलॉजी समझाया था कि मैं क्रोनोलॉजी समझा रहा हूँ कि अभी सीएए कानून आएगा, उसके बाद एनआरसी लागू होगा, वो सारी बातें ये क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं। हम अमित शाह जी से जानना चाहते हैं ये कौन सी क्रोनोलॉजी है कि दैनिक भास्कर पर इसी समय छापे पड़े हैं? कि कौन सी क्रोनोलॉजी है? अगर उस पर कोई आयकर का मामला है, अगर उस पर कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है तो पहले से होगा। लेकिन एक समय था कि जब दैनिक भास्कर के रूप को देखते हुए हमारे जैसे लोगों ने उसे पढ़ना भी बंद कर दिया था। तो उस समय तो आपको नहीं समझ में आया क्रोनोलॉजी, क्या साहब ये आयकर में कुछ गड़बड़ी कर रहा है, लॉन्ड्रिंग कर रहा है, इस पर छापे पड़ने चाहिए। और सिर्फ भास्कर नहीं, यहाँ हम लोग एक नाम नहीं ले पा रहे हैं, भारत समाचार, इसमें कोई
न्यूट्रल आवाज है, जो सच को दिखाना चाह रहा है, दिखा रहा है, बेबाकी से दिखा रहा है, उसके संपादक ब्रजेश मिश्र और उसका उनके एक रिपोर्टर हैं वीरेंद्र सिंह, उनके यहाँ भी छापे पड़े हैं। तो छापे तो अभी और पड़ेंगे, मतलब क्रोनोलॉजी यह है कि पहले जासूसी करवाएंगे, उसके बाद छापेमारी होगी, फिर गिरफ्तारी होगी। तो अमित शाह जी, हमारे जैसे लोग तो भाई इमरजेंसी में भी जेल रहे हैं, हमको तो इस बात का कोई डर है नहीं। आपकी जेलें भी हमने देख ली है, कई बार देख ली है, एक बार और देख लेंगे। लेकिन आपको याद रखना चाहिए जरूर, इमरजेंसी करने के बाद इंदिरा जी सरकार चली थी, वो खुद हार गई थी, उनके बेटे भी हार गए थे। आज जो माहौल आप बना रहे हैं, आज पूरे देश में जो असंतोष की आग जल रही है, किसान आंदोलित है, बेरोजगारों की फौज बढ़ रही है, महंगाई आसमान को छू रही है, कोरोना में लोग मरे, कितनी बेशर्मी की बात है। आप कह दे रहे हैं कि साहब ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा। अखबारों की कटिंग उठाकर याद पढ़ लो। आप ही के मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हाँ साहब, ऑक्सीजन के अभाव में जो मौतें हुई हैं वो दुखदाई हैं। गंगाराम की खबरें थी, उत्तरा हॉस्पिटल की खबरें थी, कितने अस्पतालों की खबरें थी, उसको आप झुठला दे रहे हो। तो खैर ये सब बातें चलेगी, अभी आने वाले दिन और खतरनाक होंगे। अभी आई है असंतोष भारती पर हुआ है, तो हम लोगों ने तो देखा उस काल को, इसलिए हम लोग डरने वाले वाले नहीं हैं। अमित शाह जी, आप क्रोनोलॉजी समझाते रहिए, जो आपको करना हो करिए, हम मैदान में हैं। आप जांच करवाइए, चाहे जेल भेजवाइए, कुछ भी करिए, कोई नहीं है। अब कलम एक बार जब चल पड़े तो फिर आप रोकने आपकी हैसियत नहीं है, आप खुद ही मिट जाओगे, क्योंकि आजकल झुकते हैं। धन्यवाद। And Editors Guild is supporting whatever Press Club is doing on this issue. I listened to practically all the speeches made, and especially M.K. Venu, and I think I largely agree with what he's saying. And Mr. Wadha wants to go, so the big thing about this particular expose is that it did not originate from India. It came from Forbidden Stories, and it's a kind of collaborative effort which weaves in different media organizations, different interests, and has been able to do that. So my optimism about this expose more than anything else is that the circumstances in which it has come out in the open, the same circumstances will ensure that the governments here as well as in 20, 30 other countries where they were engaged in snooping on their journalists or civil society activists and all that will have to change their ways. This malware, this spyware which is destroying, undermining the fundamentals of democracy will have to be stopped. It is a military hardware getting into civilian spaces, it is getting into civil society, making life difficult, making democracy unviable, and this will have to end. And we have to continue our collaboration with international media organizations so that our effort doesn't die down, because what we have seen is in the absence of decent political activity in India, much of what media does, the exposures, they don't last, they have very little shelf life. And with little shelf life, the government or whoever is representing that power, they're not afraid to continue doing or changing their ways. So I go back to my original argument that with the fact that this entire expose came from abroad, where people, where organizations are going to the court trying to get to the bottom of the truth, telling NSO to share details. I'm sure in the coming days they will be compelled to even share the contractual details with various countries, with the court in France or any other place where you have a litigation coming in. We are there for interesting times, and no amount of pressure that the government in India is bringing on people who are exposing it will work, like what they have done to Bhaskar today, or for that matter Bharat Samachar, trying to bottle them up, prevent them from speaking the truth. That is not going to work, and I think government should be wise on that. We have been, from Editors Guild of India, trying to ensure that certain core values of journalism remain intact. We are trying to ensure that we continue to remain very focused on the freedom of the press,
and we think that what is happening at the moment requires that urgent attention. Thank you very much. इंडियन वुमेन प्रेस कोर के बिहाफ पे मैं इस चीज़ को कंडेम करती हूँ कि पत्रकारों के फ़ोन को चाहे जिस भी तरीके से स्नूप किया गया हो, मैं सर्वेलेंस वर्ड भी यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि ज़्यादातर हम लोग तो सर्वेलेंस पे हमेशा ही रहते हैं, बट इलीगल तरीके से या जो भी लीगल तरीके से स्नूपिंग की गई है वो वी कंडेम ऑन बिहाफ ऑफ IWBC। हम लोग भारत समाचार और दैनिक भास्कर पे जिस समय ऑनगोइंग रेड्स चल रहे हैं इनकम टैक्स के, हम उसको भी कंडेम करते हैं। ये तो तमाशा ही बना दिया आपने कि जब भी कोई आपको नाराज़गी जाहिर करनी हो या कोई मैसेज देना होता है मीडिया पे तो आप सेडिशन लगा देते हैं, फिर आप इनकम टैक्स रेड लगा देते हैं, फिर आप स्नूपिंग शुरू कर देते हैं। मतलब हम क्रोनोलॉजी समझ गए हैं, बस हो गया है ना। यहाँ बैठ के एक बार मैंने फिजिक्स की एक थ्योरी के बारे में कही थी और आज मैं उसकी दूसरी थ्योरी देती हूँ कि देयर इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, व्हाट गोज अप आल्सो कम्स डाउन। तो कुछ भी शाश्वत नहीं है। जो लोग आज सत्ता में हैं और जो इन हरकतों को कर रहे हैं कल को वो भी नीचे उतरेंगे, तो उनकी क्या दुर्गत होगी उन्हें भी सोचना चाहिए, चाहे वो अधिकारी हो चाहे पॉलिटिशियंस हो। अगर सरकार कहती है कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है किसी भी प्रकार की स्टॉपिंग में, तो ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, आप इंक्वायरी कीजिए किसने किया। इसी प्रांगण में मैं शाम को जब आती हूँ तो आधे से ज़्यादा जगह पे IB के लोग बैठे होते हैं, चाहे उनके वो छोटे ऑफिसर्स होते हैं, उनके जॉइंट डायरेक्टर्स बैठे होते हैं। और अब जानते हैं, हम भी उनको पहचानते हैं क्योंकि इस एरिया में बहुत सालों से काम कर रहे हैं। ऐसी क्या कमी रह गई आपके लोगों की सर्विसेज में कि इनको एक सॉफ्टवेयर मंगाना पड़ गया? मतलब बंद कर देना चाहिए IB रॉ को, सॉफ्टवेयर से ही काम कर लीजिए। और सबसे ज़्यादा हंसी की बात होती है कि मतलब इनका इंटेलिजेंस गैदरिंग भी बड़ा फनी होता है। आप अगर न्यूज़पेपर्स या आर्टिकल्स पढ़ लीजिए जर्नलिस्टों के, तो जो वो सोच रहे होते हैं या जिनसे बात कर रहे होते हैं वो तो बहुत क्लियर हो जाता है। आपको अपने सोर्सेज ढूंढने हैं कि कौन हमें इन्फॉर्मेशन देता है, तो आप अपने सर्वेलेंस उन लोगों पर डालिए। बट आप एक कॉमन पर्सन जो सिटीजन है, आप उसके फ़ोन में एक मॉलवेयर डाल के स्नूप करते हैं, जो भी कर रहा है। मैं अगर गवर्नमेंट कहती है कि हमने नहीं किया, वी एक्सेप्ट दैट लॉजिक, बट देन फाइंड आउट हु हैज डन इट। आर वी गोइंग टू बी विक्टिम्स ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर? कोई और देश के टेरिटरी से क्या कोई हम पे अटैक लॉन्च कर रहा है? अगर हम सेफ नहीं है तो फिर आप लोग भी सेफ नहीं हैं। तो आई थिंक दिस इज समथिंग विच हैज टू बी वर्क, गवर्नमेंट शुड वर्क विद अस। इफ इट इज सेइंग कि उनका कोई रोल नहीं है, देन एक्सेप्ट इट, ठीक है, आपका कोई रोल नहीं है, लेकिन चलिए आप हमारे साथ मिलकर बताइए कि किसने केस की जड़ पर तो पहुंचना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच। We have entered a short press release or a joint statement which I will read out. Press Club of India, the Editors Guild of India, Press Association, Delhi Union of Journalists, Indian Women's Press Corps, Working News Cameramen Association, IJU, and various media organizations strongly condemn the surveillance mounted on Indian journalists, activists, ministers, parliamentarians, and members of the judiciary. We believe such acts of snooping on citizens undermine democracy. It is therefore incumbent on the government to put an end to obfuscation of details and to come clean on the use of Pegasus spyware. The government, we believe, is accountable to people for such widespread surveillance, and it is responsible to ensure that no illegal snooping is done on any Indian citizen. We, the journalist organizations, believe that mounting such surveillance on journalists, civil society, ministers, parliamentarians, and the judiciary is a gross misuse of state powers and must be stopped immediately. National security, we believe, cannot be a shield for such unrestricted surveillance. The use of Pegasus spyware to snoop on Indian citizens and groups endangers Indian sovereignty, and it is necessary that the Government of India should intervene decisively and clarify how and why this was done. We demand a Supreme Court monitored inquiry into the acts of surveillance. Media organizations will explore constitutional options for the safeguard of democracy and freedom of press. I believe this sums up. Do we take this statement as adopted at this meeting? Thank you. Thank you very much.